हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस बैंकिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पीयूष पाठक आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके खड़ा हूँ। नया कॉन्सेप्ट इसीलिए 2024 को लेकर एमपीपीएससी ने मेंस और प्रीलिम्स दोनों के सिलेबस में भारी मात्रा में बदलाव किए हैं। जहाँ प्रीलिम्स में हर यूनिट में टोटल 10 यूनिट हैं, हर यूनिट में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो वहीं मेंस में कुछ पूरे के पूरे पेपर ऐड हो चुके हैं। तो जब एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में बदलाव किए हैं तो हमें भी उन बदलाव को अडॉप्ट करते हुए आगे चलना है। अब आगे कैसे चला जाए, तो उसके लिए दृष्टि आईएएस बैंकिंग आपके लिए यूट्यूब पर फ्री कोर्स लेके आई है। फ्री कोर्स किस चीज़ का? जो भी चीज़ अपडेट हुई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में, उसके लिए आपके लिए नया कोर्स लेके आए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे एमपीपीएससी का 2024 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें यूनिट 10 जो है नई ऐड हुई है, वो पूरी तरीके से नई है, जो कि ट्राइब्स से रिलेटेड है। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अब ना मार्केट में मटेरियल है, तो उन चीज़ों को पढ़ा कैसे जाए, डील कैसे किया जाए। हमेशा जब आपने प्रीलिम्स का एक पैटर्न नोट किया होगा तो उसमें एक चीज़ देखी होगी कि एमपीपीएससी लगातार जो सवाल पूछता है वो सिलेबस से पूछता है, सिलेबस के टॉपिक से पूछता है। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि हम सिलेबस का हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसको ठीक से कवर करें, ताकि वहाँ से बनने वाले सारे सवाल हमसे बन जाएं। इसीलिए आज मैं दृष्टि आईएएस बैंकिंग के बिहाफ पर पीयूष पाठक आपके लिए पूरी 10th यूनिट का फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल लेके यूट्यूब पर आया हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 10 जो है एमपीपीएससी की यूनिट 10, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हमको इसके सिलेबस से निकलना होगा, सिलेबस को देखना होगा, सिलेबस को समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सिलेबस को बहुत ध्यान से समझना। तो हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले एमपीपीएससी ने बहुत स्पेसिफिकली बताया है कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश में हेरिटेज, फोक कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द ट्राइब्स। मतलब इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स हैं, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, वो कहाँ कहाँ रहती हैं, वो कौन कौन से जिलों में बटी हुई हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगला, उनसे रिलेटेड संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक प्रोविजंस या संविधान में जो भी उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं वो क्या हैं, उनसे उनके लिए क्या फ़ायदे हैं, उन प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है, उनसे उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस बारे में आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आता है मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कौन कौन सी ट्राइब मेजरली मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ऐसे अगर हम देखें कुल मिलाकर तो लगभग 46 ट्राइब्स मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, पर हर ट्राइब उतनी ज़रूरी नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला है मेजर ट्राइब्स। क्या बोला है? मेजर ट्राइब्स। मेजर ट्राइब्स में कौन कौन सी ट्राइब्स आ सकती हैं मध्य प्रदेश की? भील आ सकती है, गोंड आ सकती है, बैगा आ सकती है, सहारिया आ सकती है, भारिया आ सकती है। ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स हैं ये कंस्टिट्यूट करती हैं मेजर ट्राइब्स ऑफ द मध्य प्रदेश। उसके अलावा पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये एक जो टॉपिक है बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप मतलब जनरली वो ग्रुप्स जो ट्राइबल से भी पिछड़े हुए हैं, मतलब उनका डेवलपमेंट और कम हुआ है एज कंपेयर टू द जो बाकी ट्राइब्स हैं। इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की 3 ट्राइब आती हैं। कौन सी ट्राइब आती हैं? इसमें एक आती है बैगा, दूसरी आती है भारिया और तीसरी आती है सहारिया। तो आपको इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, कि सबसे पहले तो ये स्कीम क्या रही है, उसके अलावा कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स इसमें आते हैं, और उसके अलावा ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या क्या हैं जो भी सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइब्स के लिए, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स। उसके बाद हम बात करें तो ट्राइबल कल्चर के बारे में, जितनी भी ट्राइब्स हैं मध्य प्रदेश में उनसे रिलेटेड जो भी कल्चर हो, फिर चाहे उनका खान पान हो, उनके फूड हैबिट्स हों, उनकी कल्चरल हैबिट्स हों, उनके डांस हों, उनके म्यूज़िक हों, उनके आर्ट फॉर्म्स हों, उनका आर्किटेक्चर हो, जितनी भी सारी चीज़ें ट्राइब्स में होती हैं उनके कल्चर में, वो सब आपको पढ़नी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, भगोरिया। ठीक है, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से या नहीं भी कर रहे हैं, अगर इन ट्राइब्स के टच में हैं तो आपको इस टर्म के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। भगोरिया क्या है? एक कल्चरल इवेंट है। किसका? भील ट्राइब का एक कल्चरल इवेंट है। उसके अलावा हर ट्राइब्स में इस तरीके के इवेंट्स पाए जाते हैं, फिर चाहे वो गोंड हो, बैगा हो, बाकी सारे सब में, सारी ट्राइब्स में इस तरीके के इवेंट्स पाए जाते हैं। उसके अलावा उनके ट्रेडिशंस क्या हैं, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनमें शादियाँ किन तरीके से होती हैं, उनमें जो आगे की स्टडीज़ जो होती हैं, उनमें जो युवा ग्रह होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। उसके अलावा स्पेशल आर्ट, जैसे कि अगर भील ट्राइब की मैं बात करूं तो भील ट्राइब में
आर्ट का जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पिथौरा आर्ट। पिथौरा आर्ट क्यों आता है? पिथौरा आर्ट भील की एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है जिसमें पेंटिंग होती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली भूरी बाई जो भील कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है, पद्मश्री मिला है। जितने भी पद्म अवार्ड हैं कहीं ना कहीं भील ट्राइब्स में से ही मिलते आए हैं, वो भी इस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन किसका? फ्रीडम मूवमेंट्स में किसका कंट्रीब्यूशन? ट्राइबल जो पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि भीमा नायक हो गए, ठीक है, उसके बाद टांटिया भील जो है बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं ट्राइबल्स के। उसके अलावा हम बात करें तो रानी दुर्गावती हो गई या फिर रानी अवंतीबाई हो गई, ये गौंड डायनेस्टी से हो गई। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लीडर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश की किसमें? फ्रीडम मूवमेंट में रहा है। तो हमको ये भी यहाँ देखना है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करते हैं? म्यूजियम्स, कौन कौन से म्यूजियम्स हैं? अब ट्राइबल्स के लिए जनरली बहुत सारे म्यूजियम बने हुए हैं, जैसे छिंदवाड़ा में बादल भोई जी के नाम पर एक बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। उसके अलावा ट्राइबल इंस्टीट्यूट जो ट्राइबल का वेलफेयर करते हैं, उनसे रिलेटेड पब्लिकेशंस, बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स निकलती है, ऐसे न्यूज़पेपर निकलते हैं जो ट्राइबल के डेवलपमेंट या फिर उनकी वर्तमान स्थिति जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको बताते हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। उसके अलावा फोक कल्चर की बात करें, फोक कल्चर और लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब ये लाइन ने पूरा मध्य प्रदेश का कल्चर और आर्ट पूरा समेट लिया है। जैसे बुंदेलखंड के क्या डांस हो सकते हैं, क्या म्यूज़िक हो सकता है, क्या नाटक हो सकते हैं, बघेलखंड के क्या म्यूज़िक, डांस और नाटक हो सकते हैं, मालवा में, निमाड़ में जितने भी तरीके के डांस या म्यूज़िक वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं वो इस टॉपिक में कवर करी जाएंगी। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो यूनिट 10 से हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है हमें ट्राइब्स कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनकी पूरी डिटेल्स, ठीक है, कि किस ट्राइब में क्या कल्चर, क्या उनकी फूड हैबिट्स, क्या उनके डांस, क्या उनके म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके अलावा PVTG जितने भी उसमें ट्राइब्स हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ट्राइबल कल्चर के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्राइबल कंट्रीब्यूशंस, जितने भी हमारे लीडर्स हैं या ट्राइबल कम्युनिटी से जो भी बड़े लीडर्स निकले हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया है, उनके बारे में हमें देखना है। उसके अलावा MP का फोक कल्चर्स और ट्राइबल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम्स और पब्लिकेशन। 10th यूनिट पूरी इसी प्रकार से आई है। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि भैया सिलेबस तो ठीक है पर इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? देखिए, अगर मैं पिछले पास्ट ईयर्स के PSC के पेपर के एनालिसिस को देखूं तो इसमें सवाल कैसे आते हैं कि भैया ये जो ट्राइबल लीडर हैं जैसे टांटिया भील हैं, टांटिया भील का वास्तविक नाम, ये 2020 का एक बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहा था पर एक क्वेश्चन था। उसके अलावा कोई एक ट्राइबल लीडर का नाम दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे कि वो किस ज़िले से आते हैं या फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था या फिर उन्होंने कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। आपसे पूछ लेंगे कि अगर ये एक ट्राइब है, जैसे भील एक ट्राइब है, तो भील की इनमें से कौन सी सब ट्राइब नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, जिसमें से 3 उसकी सब ट्राइब होंगी, 1 उसकी सब ट्राइब नहीं होगी। अगर मान लीजिए डांस की बात आ जाती है तो 4 ऐसे डांस दे देंगे जो भीलों में होते हैं और 5वां ऐसा डांस दे देंगे जो भीलों में नहीं होता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए कि भीलों में आखिर डांस होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस यूनिट को बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब MP है, MP में ट्राइबल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये टॉपिक बहुत रेलेवेंस रखता है, ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जब आप सर्विस में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो आपको पूरी एक ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन भी इससे मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि बेसिक क्या होता है। बेसिक में क्या है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबने सुना है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करें कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों कहा जाता है। तो हम देखें कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज इंडिया में रहती हैं और अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में अगर रिकॉग्नाइज्ड हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहेंगे। जैसे कि मैंने आपके सामने 5th शेड्यूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 5th शेड्यूल है, उसका एक फॉर्मेट आपके सामने रख रखा है। इसमें दिया हुआ है 5th शेड्यूल आर्टिकल 244(1), इसके अंदर क्या दिया हुआ है,
प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछाएगा अगर कोई कि भैया शेड्यूल्ड एरिया कैसे तय होता है कि कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाएगी, कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं कहलाएगी, तो उसका एकमात्र तरीका है जो ट्राइब 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो एरिया 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो एरिया और वो ट्राइब क्या कहलाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि भैया किस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, 4 उसके तरीके बता दें, तो अब आपको पता है कौन सी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, जो ट्राइब 5th शेड्यूल के मेंशन्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है। अब आप सबके मन में अगला सवाल ये उठेगा कि भैया शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होती हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाता कौन है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी यहाँ से उठेगा और जाके कह देगा कि भैया हमारी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब बना दो। वैसा तो नहीं हो सकता कि कल को मैं चले जाऊँ कि भैया मैं जिस ट्राइब से हूँ उस ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित कर दिया जाए। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब प्रोसीजर तो प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाएगा, पर आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जब किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब या किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाना है, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर की रिकमेंडेशन की एक फाइल चलती है, फाइल जाती है हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास, फिर राष्ट्रपति महोदय सारी कंडीशंस को, फाइल्स को देख के तय करते हैं कि इस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बनाना है या नहीं बनाना है। अब मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति महोदय ने तय कर लिया कि भैया ये फलानी ट्राइब है, इसे हमें शेड्यूल्ड ट्राइब बनाना है, तो उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ लिख दिया गया है कि भैया वो उसको अमेंडमेंट वगैरह करेगी पार्लियामेंट और किस में डाल देगी, 5th शेड्यूल में, उस एरिया को या फिर उस ट्राइब को। जैसे कि आज की कंडीशन में हम देखें तो ऐसे 10 जगह हैं, 10 एरियाज़ हैं जिन्हें शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है, जैसे कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश के एरियाज, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है और यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसमें लेके बता दिया है। अब भैया अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि भैया हर सारी ट्राइब्स जो भी हैं वो शेड्यूल्ड टाइप बनी रहें, या अभी जैसे कि मान लीजिए कि मैं जिस ट्राइब से बिलोंग करता हूँ उस ट्राइब का बहुत डेवलपमेंट हो गया, वो ट्राइब अब ऐसा है कि डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ चुकी है, तो अब बाकी ट्राइब्स को मौका मिलना चाहिए। अब उसे जब हटाना पड़ेगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो भी 5th शेड्यूल में बताया गया है कि भैया जो ट्राइबल्स हैं उनको जो भी अमेंडमेंट करके 5th शेड्यूल से निकालने या हटाने की जो पावर्स है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट उससे किसी भी शेड्यूल ट्राइब्स को कभी भी इंक्लूड कर सकती है और कभी भी हटा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया शेड्यूल ट्राइब्स का कि शेड्यूल ट्राइब्स होती क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ मेंशन्ड है और शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। हमारे सिलेबस में बताया हुआ है कि हमको काय की ट्राइब्स पढ़नी है, मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइब, जो ट्राइब शब्द है, ट्राइब शब्द कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, जो जिसका क्या होता था वो लैटिन वर्ड ट्राइब्स। इसमें क्या होता था कि जब पहले जब हमारा समाज डेवलप हो रहा था, जब हम अफ्रीकन जो रेस होती है, जो रोमन एम्पायर होता है, जो रोमन्स होते थे, जनरली जो रोमन्स होते थे, उन्होंने जितने भी उनके कबीले होते थे, जितने भी उनके ग्रुप्स होते थे, उन्हें नामकरण करने के लिए एक शब्द निकाला जिसका नाम क्या था, जिसका नाम वो एक कबीले को किस नाम से बोलते थे कि ये एक कबीला है, ये दूसरा कबीला है, तो इसको वो क्या नाम देते थे, ट्राइब्स नाम देते थे कि भैया ये फलानी ट्राइब से है, ये फलानी ट्राइब से है, ये फलानी ट्राइब से है। जैसे कि अगर मैं ट्राइब की जगह एक डिस्ट्रिक्ट मान लूँ और एक राजू हो गया और एक श्याम हो गया, तो बोले राजू कहाँ से है, तो राजू इंदौर ज़िले से है, और श्याम कहाँ से है, तो श्याम धार ज़िले से है। ठीक है, तो वैसे ही रोमन्स ने क्या एक तरीका निकाला अलग अलग ट्राइब को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि भैया ये है तो ये फलानी ट्राइब से है और ये व्यक्ति है ये दूसरी ट्राइब से है। तो शब्द ट्राइब जो है वहाँ से निकल कर आया। उसके बाद हम बात करें कि जब इंडिया में ट्राइब्स की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बार लिखित तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो मेंशन हुआ है वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में ये बताया गया था कि सबसे पहले शेड्यूल्ड ट्राइब जो शब्द है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि भैया अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, जब अंग्रेजों का शासन होता था 1935 में। फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने उसी प्रोविजंस को, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 के प्रोविजंस को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके 1950 में उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। अब हम बात करें
हम ट्राइबल्स को सिर्फ ट्राइबल्स नाम से नहीं जानते, हम उन्हें बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ट्राइबल्स को क्या टर्म दिया था, हरिजन टर्म किया था। क्या टर्म किया था? हरिजन। हरिजन का मतलब हरि के जन, मतलब भगवान के बच्चे। उसके अलावा भी ट्राइबल्स को और भी नामों से जाना जाता है। किन नामों से जाना जाता है? आदिवासी के नाम से हम जानते हैं। तो आदिवासी जो टर्म ट्राइबल्स के लिए इस्तेमाल किया था वो किन्होंने किया था? ठक्कर बप्पा जी नाम के एक सोशल रिफॉर्मिस्ट रहे थे फ्रीडम मूवमेंट के समय पे। वो आदिवासी वगैरह के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी तरफ से आदिवासी जनसंख्या के लिए क्या टर्म इजाद करी? आदिवासी। ठीक है, उन्होंने ट्राइबल्स के लिए क्या बोला? आदिवासी। उसके अलावा डॉक्टर जीएस घुरिये, ये हमारे यहाँ के एक बड़े फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर्स रहे। इन्होंने क्या टर्म दिया? बैकवर्ड हिंदूज। ठीक है, अब आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भैया ये तो लिखा हुआ है पर ये हमारे किस काम का है। अब जैसे आपसे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया कि भैया बैकवर्ड हिंदूज जो ट्राइब्स को बोला जाता है, ये टर्म किसने दी? ये आदिवासी टर्म ट्राइब्स के लिए किसने दी? और आपको 4 नाम दे दिए। तो अब आपको पता है कि हरिजन ट्राइबल्स को किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने बोला। ठक्कर बप्पा ने ट्राइबल्स को क्या बोला? आदिवासी बोला। जीएस घुरिये साहब ने ट्राइबल्स को क्या बोला? तो उन्होंने बोला बैकवर्ड हिंदूज। तो यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। जब हम आगे चलें, आगे हम देखें तो ये हैं हमारे, इनके नाम पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 पैसे का एक पोस्टल जो स्टाम्प होता था वो जारी किया था। ये हमारे ठक्कर बप्पा जी। कौन थे ये? इंडियन सोशल वर्कर्स थे जिनने ट्राइब के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर रहे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी। ठीक है, वो सोशल सर्विस करती थी, तो उसी के मेंबर रहे थे हमारे ठक्कर बप्पा जिन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम किया। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो इसमें आते हैं कि अब ट्राइब्स हमने देख लिया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों कहते हैं, किन किन लोगों ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या क्या कहा। अब अगर आपके सामने अगर मैं 4 ग्रुप्स रख दूं और उनसे आपसे पूछूं कि भैया इनमें से ट्राइब कौन सी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मेरा नाम पीयूष है तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि मेरे आँख ऐसे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये एक्टिविटीज़ करता हूँ। इससे क्या होती है? इससे मेरी पहचान होती है। वैसे ही ट्राइबल ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे जोग्राफिकल आइसोलेशंस। कैसे रहते हैं? जोग्राफिकल आइसोलेशंस में रहते हैं, मतलब बाकी दुनिया से अलग रहते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की भारिया जो ट्राइब है, ठीक है, ये भारिया ट्राइब छिंदवाड़ा में रहती है। छिंदवाड़ा के भी कहाँ रहती है? पातालकोट में। ठीक है, पातालकोट में रहती है। बहुत आइसोलेटेड रहते हैं ये लोग, इतने आइसोलेटेड रहते हैं। पातालकोट कैसा है? एक डाउनवर्ड जो एलिवेटेड एरिया रहता है, पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। वहाँ पे सूरज भी लेट निकलता है और सूरज जल्दी ढल जाता है, क्योंकि जब तक सूरज ऊपर आएगा पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, सनलाइट बहुत देर से पहुँचती है, और जल्दी सूरज ढल जाता है क्योंकि पहाड़ ऊंचे हैं तो सन जल्दी दिखना बंद हो जाता है। तो क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? भारिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं। ठीक है, कॉमन टोपोग्राफी होती है इनके एरिया की। उसके अलावा इनके कस्टम्स, रिचुअल्स और बिलीव्स हम लोगों से बहुत अलग होते हैं। इनके कल्चर्स बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। बहुत सारी परंपराएं हैं जो पहले के ज़माने से आज तक चलती आ रही हैं। जैसे हमारा समाज, हमारा जो अर्बन सोसाइटी है या फिर आजकल रूरल सोसाइटी की भी बात करें तो सब वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे इंटरेक्शन हुआ है। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, सारे उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ गए, इंटरनेट आया, तो हमारा क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। तो कुछ चीज़ें हमने उनकी ले ली, कुछ चीज़ें हमने उन्हें दे दी। हमने बहुत सारी चीज़ें दी। अभी बहुत एक इंस्टाग्राम पे मीम चला करता था कि भैया विमल का थैला लेके एक महिला यूरोप में घूम रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो हमारे कल्चर में बदलाव आए। पर ये लोग जब जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहते हैं तो इनका इंटरेक्शन हमसे और वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत कम होता है, इसलिए इनके कस्टम्स, रिचुअल्स और बिलीव्स हमसे बहुत अलग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि इनमें सेंस ऑफ यूनिटी होती है। अब जब एक कबीले में, जब अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें, अगर आपको थोड़ी सी बहुत भी जानकारी होगी जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, अगर हम उसे देखने जाएं तो सबसे पहले जो यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वैदिक पीरियड में, वो कैसी होती थी? कुल, सबसे पहले आता था कुल, फिर ग्राम, फिर विस, फिर जन और फिर राष्ट्र। ठीक है, ये यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की।
तो आदमी जो होता था, व्यक्ति जो होता था, इंसान जो होता था, वो सबसे पहले लॉयल किसके लिए होता था? अपने ग्रुप के लिए, अपने कुल के लिए लॉयल होता था। फिर उसके बाद अपने ग्राम के लिए, फिर अपने राष्ट्र के लिए। जैसे आज हम हैं तो इंडिया क्या है हमारा, हम अगर इंडिया को एक सोशोलॉजी के पर्सपेक्ट से देखें तो इंडिया एक एंटिटी है, और मतलब हमारा एक तरीके से परिवार है। तो हम किसके लिए लॉयल हैं? अब हम अमेरिका के लिए तो लॉयल है नहीं, तो हम किसके लिए लॉयल हैं? इंडिया के लिए लॉयल। उसी प्रकार से इनमें सेंस ऑफ यूनिटी होती है, क्योंकि ये एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होती है, इसलिए इनमें यूनिटी होती है। उसके बाद इनकी बोलचाल की भाषा, जैसे भीलों में भीली भाषा, ठीक है, गोंडों में गोंडी भाषा, ये जो होती है इनकी कॉमन डायलेक्ट होती है और इनका एक कॉमन कल्चर होता है। और ये एक एंडोगेमस ग्रुप्स में रहते हैं। जनरली शादियाँ जो करते हैं ये एंडोगेमी, खुद ही के क्लोज रिलेशंस में इनके यहाँ शादियाँ होती है, ठीक है। तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक ट्राइब्स को पहचानने के। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैंने इसमें ट्राइबल का चित्र डाला हुआ है, ठीक है, ये मुझे इंटरनेट पे मिल गया था, इसको मैं क्लेम तो नहीं कर सकता, पर ये अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए इसमें इंक्लूड किया है। जब हम बात करें तो अब आएगा स्टैटिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब हम आते हैं हमारे स्पेसिफिक टॉपिक पे कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल की स्थिति क्या है। अभी तक हमने क्या देखा? शेड्यूल ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब्स क्यों कहते हैं, उनको कौन उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है, किन किन व्यक्तियों ने उन्हें क्या क्या नाम दिए, उसके अलावा ट्राइब्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ट्राइब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हम बात करते हैं। अब हमें पता है कि ट्राइब्स मोर और लेस किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। जब हम देखें ट्राइब्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 21.1% ऑफ द पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की है। अगर 2011 के हिसाब से बात करें, 2011 के, तो ऑलमोस्ट 7 करोड़ पॉपुलेशन थी मध्य प्रदेश की, जिसमें से 21% क्या है? ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो वो 21% क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? 1,53,16,784। अब भैया जो MPPSC है, अभी कुछ सालों से तो डेटा उसने कम कर दिया है पूछना, पर बड़ी डेटा ओरिएंटेड जो है वो इंस्टीट्यूट रहा है। तो एक बार को ये चांसेस भी बन सकते हैं कि वो आपसे क्या पूछ ले कि भैया ट्राइब्स की पॉपुलेशन क्या है मध्य प्रदेश में। तो आपको याद होनी चाहिए कितनी? 1,53,16,784, ठीक है, 1,53,16,784। जब हम बात करें तो विच इज 21%, 21.1%, बी स्पेसिफिक। वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4। तो आपको बहुत स्पेसिफिकली याद होना चाहिए क्या कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है? 21.1%। उसके बाद बात करें जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का कितनी है? 13.5% है, 13.57%। मतलब जितने भी इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी 13.5% ट्राइबल पॉपुलेशन कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। जब हम आगे बात करें तो इनकी डिकेडियल ग्रोथ रेट मतलब 10 ईयर में होने वाली, ठीक है, 10 सालों में किसी ग्रुप की, किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है, उसे हम डिकेडियल ग्रोथ रेट कहते हैं। तो इनकी डिकेडियल ग्रोथ रेट जो है वो है 25.2% के आसपास। उसके अलावा जो MP है इस बेसिस पे 13th रैंक पे आता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं MPPSC में किस तरीके से आते हैं कि भैया मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइब की कहाँ मिलती है या मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, तो उसका भी डेटा हमने इसमें इंक्लूड किया है। जैसे धार जिला जो है हमारा, वहाँ पर भीलों की, वहाँ पर ओवरऑल ट्राइबल पॉपुलेशन, भील पॉपुलेटेड एरिया है, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है, तो उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जितनी भी ट्राइब्स है मध्य प्रदेश में कहाँ रहती हैं? धार में। और मिनिमम कहाँ है? भिंड में। भिंड में मात्र 6,131 आपको ट्राइबल्स देखने को मिलेंगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन MPPSC में बनते हैं कि भैया कौन से जिले में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, कौन से जिले में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन है, या फिर वो आपको 4 ऐसे जिले दे देगा जिसमें आपको अरेंज करना होगा कि भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉपुलेशन के हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज कीजिए। जब हम आगे बढ़ें 2011 के हिसाब से परसेंटेज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो अलीराजपुर में 89%, कितना? 89% ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या है? ट्राइबल्स की पॉपुलेशन है। और भिंड में जैसा कि आपने देखा पॉपुलेशन वाइज भी कम है, पॉपुलेशन वाइज कितनी थी? 6131, ये जो थी ये ट्राइबल्स की पॉपुलेशन थी, और परसेंटेज वाइज भी कितनी आ रही है? 0.4%। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। तो सबसे ज़्यादा ट्राइबल जो हैं अर्बन एरियाज में कहाँ रहते हैं? भिंड में, क्योंकि वैसे ही पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके अलावा सबसे कम कहाँ रहते हैं? डिंडोरी में रहते हैं। और इनमें लिटरेसी लेवल भी सबसे
कम, मतलब ये देखिए अगर मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में देखें तो 50.6%, लगभग आधा, सिर्फ आधी ट्राइबल पॉपुलेशन लिटरेट मानी जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई ट्राइबल्स में कि मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, तो 1,53,16,784, ठीक है। उसके अलावा कितने परसेंट, इंडिया का कितना परसेंट बैठता है, मैक्सिमम मिनिमम पॉपुलेशन कितनी है, डिकेडियल ग्रोथ कितना है। उसके अलावा हम बात करें तो 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन में लिटरेसी के हिसाब से ये ट्राइबल का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हमने इसमें प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद हम जैसे जैसे ट्राइब्स आगे पढ़ते जाएंगे, स्पेसिफिक ट्राइब देखते जाएंगे, उसमें हम डेटा कवर करते जाएंगे। आगे की बात करें तो मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स, आपने देखा था मैंने सिलेबस में बताया था कि मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे ड्राइंग लगा दी है। जैसे भील हो गई, गोंड हो गई, कोरकू हो गई, कोल हो गई, मुरिया, पनिका, अगरिया, पारधी, ये सारी जो पॉपुलेशन है, ये सारी जो ट्राइब्स हैं, ये मेजर ट्राइब्स हैं। कहाँ की, मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब्स हैं। अब हम बात करें इनके बारे में, हम एक स्पेसिफिक लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप स्पेसिफिकली इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अभी खोलिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन आए जो हम पढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए डेटा अवेलेबल है नहीं मार्केट में, बुक्स अवेलेबल है नहीं, पर एग्ज़ाम तो तय है, 28 अप्रैल को होनी है तो होनी है। तो उसके लिए आपको हम बेहतरीन सोर्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्राइब। हमने देखा था वहाँ बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, उनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, इस बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 5 तरीके से ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एमपी, अगर मैं एक रफ मैप बना दूं यहाँ पे एमपी का, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर एक ये रफ हमारा एमपी लगभग ऐसा दिखता है। तो 5 पार्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं 1 नंबर दे दूं। अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में अगर मैं बांटूँ तो उसके बाद सदर्न एमपी, यहाँ पे मैं 2 नंबर दे देता हूँ। वेस्टर्न एमपी जहाँ हम खड़े हैं इंदौर में, इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। सेंट्रल एमपी ये वाला जो पार्ट है इसको मैं 4 नंबर, और नॉर्थ वेस्टर्न एमपी इसको मैं 5 नंबर। तो इतनी जगह पर ट्राइब्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि किस जगह पे कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है और उसका कितनी क्या पॉपुलेशन है, कैसे क्या सब ट्राइब्स है। तो जब हम बात करें तो देखिए अभी अपन ने देखा था, तो जो सहारिया ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो हमारा 5वां नंबर का पॉइंट था, यहाँ पर सहारिया ट्राइब ज़्यादा पाई जाती है। कोल और पनिका ट्राइब कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। गोंड, बैगा, भारिया कहाँ पाई जाती हैं, साउथ ऑफ एमपी में पाई जाती हैं। उसके अलावा मालवा में कौन सी मिलती हैं, भील, कोरकू, बंजारा, ये वाली मालवा में मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी पारधी वगैरह मिलते हैं, जो अपना गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन वाला रीजन, यहाँ पर पारधी ट्राइब काफ़ी मिलती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का ट्राइब्स का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो मैप है वो दर्शाता है। इसके बाद हम जब आगे बढ़ें तो हम मेजर ट्राइब्स देख लेते हैं मध्य प्रदेश की। हर एक ट्राइब को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ने के पहले हमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, ताकि हमें आगे समझने में आसानी रहे। जैसे कि हम ट्राइब की बात करें तो भील ट्राइब, तो भील ट्राइब कहाँ मिलती है, धार, झाबुआ, खरगोन, ठीक है, कहीं कहीं। उसके अलावा अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर, यहाँ पे भी मेजर पॉपुलेशन जो है वो भील ट्राइब्स की है। उसके अलावा बात करें गोंड, तो गोंड ट्राइब कहाँ मिलती है, जनरली विंध्या और सतपुड़ा वाले रीजन में। विंध्या और सतपुड़ा वाले रीजन कौन से हो गए, ये वाला जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर गोंड ट्राइब ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। जो जहाँ पे अपन आ जाते हैं, डिंडोरी आ जाता है, ठीक है। डिंडोरी के अलावा यहाँ पे आ जाता है अनूपपुर आ जाता है, ठीक है। अनूपपुर के अलावा यहाँ पे छिंदवाड़ा आ जाता है, ठीक है, छिंदवाड़ा आ जाता है, शहडोल आ जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो ट्राइब है गोंड ट्राइब, जनरली इस वाले रीजन, विंध्या और सतपुड़ा के मध्य वाले रीजन में पाई जाती है, सेंटर में पाई जाती है। बैगा जो होती है, बैगा भी मोर और लेस गोंड वाले एरिया में मिलती है, जिसमें मंडला, बालाघाट और शहडोल। अगर मैं आपको एक मैप ड्रॉ करके बता दूं तो ये मान लीजिए मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले रीजन में गोंड और बैगा, ये दोनों हमें देखने को मिलती हैं।
उसके अलावा कोरकू, कोरकू भी एक मध्य प्रदेश की मेजर ट्राइब है। कोरकू की बात करें तो खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, देवास, इन जिलों में कोरकू पाई जाती है। उसके अलावा भारिया की अगर हम बात करें तो भारिया का मैंने बताया था कहाँ रहते हैं, पातालकोट में रहते हैं जो छिंदवाड़ा में आता है। उसके अलावा जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना जिलों में पाई जाती है। कोल की बात करें तो कोल कहाँ मिलती है, रीवा में, सतना में, शहडोल में, सीधी में। उसके अलावा अगर मड़िया की बात करें तो इसमें कहाँ पे, जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, शहडोल, पन्ना। ठीक है, सहारिया की बात करें तो गुना, शिवपुरी, मुरैना, मतलब ये ऊपर वाला बेल्ट जो है सहारिया के लिए मिलता है। उसके अलावा हम देखें तो सौर एक जनजाति होती है, सौर जनरली कहाँ मिलती है, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ में मिलती है। अगर हम बात करें अगरिया की तो अगरिया कहाँ मिलती है, मंडला, सीधी, शहडोल, पनिका मिलती है शहडोल, सीधी। ठीक है, प्रधान जो होती है सिवनी, बैतूल, बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा। इसके अलावा खैरवाड़ जो होती है सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये तो जल्दी जल्दी नाम पढ़ा दिए, हमें तो याद ही नहीं हुआ। तो इन नामों को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के तौर पर याद रखना है कि अगर ये ट्राइब है तो ये यहाँ मिलती है और ये वाली ट्राइब है तो ये यहाँ मिलती है। ठीक है, ताकि हम जब इन ट्राइब्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में तब हमें समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए सबसे पहला टॉपिक ही क्या रखा है पीएससी ने, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइब। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एसटी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक 342 और 366। 342(1) के अंदर क्या बताया गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है। ठीक है, किन ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाएगा। इसके अलावा 366 में बताया गया है डेफिनेशन। उनने क्या बोल दिया है कि भैया 366 में जैसे हम बहुत बार अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि उस पेज पे लिख देते हैं कि भैया ये वाला टॉपिक मैंने उस पेज में लिखा हुआ है, तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि 366 में बताया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी होती हैं, भैया वो वाली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो 342 के पार्ट 1 में बताई गई हैं। जो भी वहाँ लिखा हुआ है उसको हम अपने अंदर क्या मान लेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मान लेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अलग अलग पार्ट, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए अलग हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग आर्टिकल्स हैं। उसकी हम बात करें तो आर्टिकल 15 क्या होता है, फंडामेंटल राइट है, वो हम सभी को मिला हुआ है, वही ट्राइब्स को भी मिला हुआ है। इसमें क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, ठीक है, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये किसके लिए भी इंक्लूड हो गए, यहाँ पे ट्राइब्स भी इंक्लूड हो गई। उसके अलावा आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि हम देखते हैं जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह रहती हैं उनमें ट्राइब्स जो रहती हैं उन्हें स्पेशल जो है बेनिफिट्स होते हैं ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। अब हम बात करें आर्टिकल 19 में, तो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अगर ट्राइब्स हैं तो उसमें क्या है कि भैया उन्हें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे मैं यूट्यूब पे खड़े होकर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, वैसे ही ट्राइब्स की फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, आर्टिकल 19। अब हम बात करें डीपीएसपी में आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। यहाँ तो बहुत स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये किस चीज़ के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। अगर मैं आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको मिटा के बता देता हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना। इसके अलावा आर्टिकल 335 क्या कहता है भैया, क्लेम्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द डेवलपमेंट फॉर ट्राइब्स टू सर्विस एंड द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर इनके इंटरेस्ट को ऐसे करके प्रोटेक्ट किया गया है। अब हम बात करें पॉलिटिकल सेफगार्ड। पॉलिटिकल सेफगार्ड कैसे हो सकता है कि भैया जैसे हम एमपी की बात करें तो एमपी में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 47 सीट्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे कि बात करें 330 में, आर्टिकल 330 क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। ठीक है, और 332 क्या बात करता है, रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट में होती हैं जैसे मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा 334 क्या होता है, 334 में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स किया गया था फॉर 60 ईयर्स, पर ये सरकार इसको संवैधानिक संशोधन से बढ़ाकर अपने हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। जिस ट्राइब्स को रिकॉग्निशन थोड़ा कम है उसको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब हम पंचायत लेके आए, पंचायती राज लेके आए,
तो उसमें आर्टिकल 243D में हमने क्या किया है, रिजर्वेशंस दिया है किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है, उसके अलावा 243T ये जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें हमने रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, उसके अलावा 338, अगर आपने पिछला प्री दिया होगा या थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो जब हम कमीशन पढ़ते थे 338A के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, कमीशन बनाया हुआ है। किन के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए कमीशन बनाया हुआ है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो किसके लिए दिए गए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। जैसे हमने देख लिया 15(4) में क्या दिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन। 16(4) में क्या दिया हुआ है, पोस्ट और सर्विस जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब आर्टिकल 23 और 24 डायरेक्टली शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड नहीं है, पर उनके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर उनसे लिंक करे जा सकते हैं। कैसे, आर्टिकल 23 क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार, ठीक है, अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर। अब ये क्यों दिया हो गया है कि भैया इन परसुएशन ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, ये जो फोर्स लेबर है और बेगार है ये जनरली किस में देखी जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखी जाती है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखी जाती है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976। तो अब ये आर्टिकल भी किससे रिलेट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा आर्टिकल 24 में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 14, कहाँ पर, फैक्ट्रीज वगैरह में। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती थी वहाँ देखी जाती थी, इसलिए अब ये आर्टिकल भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ज़रूरी है। हमने देख लिया था पंचायत में 243D और 330 हमने क्या देख लिया था, हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा में रिजर्वेशंस के लिए कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है। उसके अलावा हम बात करें 332 आर्टिकल्स, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली हमने वहाँ देख लिया था। 334 आर्टिकल हमने देख लिया था कि भैया सीट्स रिजर्वेशन के लिए लोकसभा राज्यसभा में। अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपने अगर आपको याद हो 1-2 साल पुरानी 2020 की बात है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन दिया जाता था। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्यों रिजर्वेशन दिया जाता था, जब आज़ाद होने से पहले हमारे यहाँ बाहर के लोग रहते थे, जैसे फ्रेंच होते थे, पोर्चुगीज़ होते थे, ब्रिटिश होते थे, ठीक है, तो इनके जो भी डिसेंडेंट हैं वो हमारे यहाँ रहते थे, उनके लिए उनका रिप्रेजेंटेशन बनाए रखने के लिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 1 या 2 सीट का रिजर्वेशन दिया जाता था, स्टेट एज वेल एज लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, तो अब वो रिजर्वेशन 2020 से हटा दिया गया था, तो इसी आर्टिकल के थ्रू था, वो इससे हटाया गया था। जब हम आगे बात करें 164(1), ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 164(1) में क्या होता है, इसमें बताया गया है कि कुछ स्टेट्स जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहां पर एक ट्राइबल डिपार्टमेंट में ट्राइबल मिनिस्टर ज़रूर बना होना चाहिए। किन किन राज्यों में बना होना चाहिए, तो भैया छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर कौन होना चाहिए, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 371 जो है ये कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देता है। स्पेशल स्टेट्स क्या होते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की या जिन्हें एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है, उन स्टेट्स को आर्टिकल 371 में डाला जाता है। तो उसी में 371A में किसको डाला गया है, नागालैंड। 371B में किसको डाला गया है, आसाम। 371C में डाला गया है मणिपुर और 371F में डाला गया है किसको, सिक्किम को। ठीक है, 2019 की अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो 371 आर्टिकल जो है पूरा ए से लेके ABCD जितने भी हैं इसमें मैच द कॉलम के रूप में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ए में क्या आता है, बी में क्या आता है, सी में क्या आता है, DEFGHIJ तक है इसमें। ठीक है, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा, तो ये भी ट्राइबल से रिलेटेड आर्टिकल हो गए। ठीक है, तो आज हमने पूरी हमारी क्लास में 2 टॉपिक कवर किए। कौन से 2 टॉपिक, सबसे पहले तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्राइब्स का जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है। उसके अलावा हमने क्या देखा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 23, 24, 46, 338 है, 243, 243D। ठीक है, इस तरीके के आर्टिकल्स हमने देखे। ये 2 चीज़ें हमने कवर करी और ट्राइब्स के बारे में आज हमने इंफॉर्मेशन देखी। तो ये तो रही भाई साहब सिलेबस की बात। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में क्या डाउट होगा कि भैया प्रीलिम्स पढ़ी जाए या मेंस पढ़ी जाए। ठीक है, बहुत जेन्युइन डाउट है, सबके दिमाग में आएगा। सिलेबस बदला है, जिसके भी पुराने नोट्स थे एक तो उसके नोट्स चले गए, अब सब किस लेवल पे आ गए, सेम लेवल पे आ गए। तो अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूं और अगर मैं सजेशन दूं कि इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी प्रीलिम्स में लगभग 3 मंथ का टाइम है। कितना टाइम है, 3 महीने का समय है। और वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस जुलाई में प्रस्तावित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं होता आप सबकी जगह
तो सबसे पहले मैं क्या कोशिश करता कि मैं अपने मेंस के नोट्स बनाकर तैयार रखूँ, ठीक है, मेंस के नोट्स बनाकर तैयार रखूँ, साथ में प्रीलिम्स का थोड़ा थोड़ा चलने दूँ। जैसे ही फेब मंथ खत्म हो, मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देके तैयारी चालू कर दूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती। उससे पहले क्या करना है, मेरे को मेंस के नोट्स बनाने हैं, जो भी नया सिलेबस है, ठीक है, मेंस के नोट्स बनाने हैं उस नए सिलेबस के। उसके अलावा प्रीलिम्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़े थोड़े टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। अब ये मानिए कि आप डर छोड़ दीजिए, प्रीलिम्स तो क्योंकि अब आप हम पे छोड़ दीजिए, इसलिए आप अपना डर छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स हम आपके लिए पूरी सीरीज लेकर आएंगे। यूनिट 10 हो गई, यूनिट 6 हो गई, इकोनॉमी हो गई। सबसे पहले हम क्या यूनिट्स कवर करेंगे जिनमें ज़्यादा बदलाव हुए हैं, उन यूनिट्स को पहले हम कवर करके आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। और अगर मैं बात करूं मेंस की चिंता करने की बिल्कुल आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव क्या हुए हैं, तो सोशियोलॉजी का एक पूरा नया पार्ट, एक पेपर ऐड हुआ है, ठीक है। उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका पूरा पार्ट ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए वीडियो के एंड में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दृष्टि IAS एंड बैंकिंग जो इंदौर में वेदा कॉम्प्लेक्स भंवरकुआ पर है, वो आप सभी के लिए सोशियोलॉजी के लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर लेके आई है। जो हमारे सर हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं, 2012 में चयनित हैं, ठीक है, नेट क्वालिफाइड हैं सोशियोलॉजी से। उनसे बेहतर टीचर मैंने तो आज तक नहीं देखा सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो 28 जनवरी से सोशियोलॉजी के लिए चालू हो रही हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप सोशियोलॉजी को कवर करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर क्या, ये जो ये लिखा हुआ है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 9826508385, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर बात करके और बाकी मेंस पढ़ने के लिए, नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। और प्रीलिम्स की टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए, हम 15 अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स करवाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो आएगा अगले दिन, उसके लिए आप पूरे तरीके से तैयार रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।